कैसे हो आप सब। चलिए आज आपको सीएसआई नेट के एग्जाम के बारे में, वैसे सीएसआई नेट का एग्जाम आने वाला है तो बहुत सारे स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि मैम थोड़ा सा कुछ टॉपिक बताओ, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बताओ जिससे हम प्रिपेयर करके जाए और आई थिंक कुछ तो अटेम्प्ट करके आए वहाँ पे अच्छे मार्क्स लेके आए। सो आई होप आज मैं थोड़ा सा जेनेटिक्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको बताती हूँ। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लोगे ना तो आपका पूरा जेनेटिक्स आपको समझ में आ सकता है, ठीक है। बस प्रॉब्लम क्या आती है स्टूडेंट्स की हम ये समझ नहीं पाते हैं कि जेनेटिक्स के क्वेश्चन जो होते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कोई घुमा फिरा के क्वेश्चन नहीं पूछता है वो, ठीक है। बस इतना ध्यान रखना है कि वो क्या टर्म यूज कर रहा है और कैसे वो क्रॉसिंग वगैरह, इसी का ही एक्चुअल में जेनेटिक्स में खेल होता है पूरा, ठीक है। सो जेनेटिक्स जो है सीएसआई नेट में एग्जाम के लिए आई थिंक 35 मार्क्स कैरी करता है, ठीक है। तो आपको जेनेटिक्स का पोर्शन भी अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है। बहुत ही इजी है, बहुत इजी है, ठीक है। और डायरेक्ट क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हो। आप अगर पहले समझ लोगे ना तो आपको आराम से क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, कैसे क्वेश्चन करना, कैसे अटेम्प्ट करना है, ठीक है। सो लेट मी बिगिन विथ द जेनेटिक्स। जेनेटिक्स के बारे में जीन्स सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जेनेटिक्स में सिंपल सभी बताते हैं, हाँ स्टडी होती है जीन्स की, जीन्स के ऊपर स्टडी, लेकिन जीन्स होते कहाँ, ठीक है। कैसे एक्चुअल में जो जीन्स है वो कैरी करते हैं फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन, कैसे वो ट्रांसफर होते हैं, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछ के जा रही हूँ कि एक पॉपुलेशन है जिसमें किसी पीपल जो कुछ जो पर्सन है उनका जो आई कलर है वो ब्लैक है, ठीक है, और कुछ पर्सन है उनका आई कलर ग्रीन है, ठीक है। तो आप क्या कहोगे इसका क्या एक्चुअल में सिग्निफिकेंस है कि एक का ब्लैक कलर की आई निकली है, एक की ग्रीन कलर की आई निकली है, तो ऐसा क्यों है। एक्चुअल में क्या होता है स्टूडेंट, जब भी हम बात करते हैं किसी पॉपुलेशन के, इस पॉपुलेशन के जैसे आई कलर में डिफरेंस हो गया, हेयर में डिफरेंस हो गया, ठीक है, स्किन में डिफरेंस हो गया, तो ये क्यों होता है, ड्यू टू द म्यूटेशन। एक्चुअल में एक पॉलीमॉर्फ, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म एक कॉन्सेप्ट होता है, वो क्या होता है सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म कुछ भी नहीं होता फ्रेंड्स, होता क्या है, डीएनए में आपने देखा होगा क्या होते हैं सीक्वेंस, डीएनए के सीक्वेंस क्या होते हैं, ATGC, ठीक है, ये इसके बेस नाइट्रोजन बेस होते हैं, क्लियर है। ATGC सीक्वेंस होते हैं डीएनए पे, यानी पूरे अपने क्रोमोसोम पे क्या प्रेजेंट होता है, डीएनए ही प्रेजेंट होता है ना। तो उस डीएनए पर क्या होते हैं, अगर मान लो जिसे मैंने ब्लैक कलर का मान लो AGT जो है जीन है, ये ब्लैक कलर का प्रोड्यूस करता है आई कलर, ठीक है, और ACT ग्रीन कलर का प्रोड्यूस करता है। हुआ क्या है डिफरेंस, केवल जी में। आप देख रहे हो यहाँ पे AGT है और यहाँ पे क्या है ACT। तो एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड की वजह से कलर में क्या आ गया है, चेंज आ गया, ठीक है। सो अगर मैं आपको बोल रही हूँ जीन, ठीक है, आपके पास भी जीन है, मेरे पास भी, आई कलर आपके पास भी है, मेरे पास भी है, लेकिन मेरे पास ब्लैक कलर हो सकता है और आपके पास क्या हो सकता है, ग्रीन कलर हो सकता है। तो अगर मैं आपसे बोलूँ, एक टर्म आती है एलील। एलील क्या होता है, बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि एलील क्या होता है, जीन क्या होता है, कैसे डिफरेंशिएट होते हैं। तो एक बात बताती हूँ सर, हमारे पास जीन नहीं होता, हमारे पास होता है एलील। क्या होते हैं, एलील। एलील क्या होते हैं बच्चों, मेरे पास ब्लैक कलर है, वो क्या है, ब्लैक जो बता रहा है वो है एलील। आपके पास ग्रीन कलर है, तो आपका वो जो ग्रीन है वो क्या बता रहा है, एलील का फॉर्म बता रहा है, ठीक है। आई कलर क्या है, आई कलर इज अ जीन। आई कलर क्या है, जीन। अब आई कलर ब्लैक भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है, तो ब्लैक और ग्रीन जो है वो क्या है, एलील। यानी कि डिफरेंट फॉर्म ऑफ जीन, डिफरेंट फॉर्म ऑफ आई कलर या डिफरेंट फॉर्म ऑफ जीन इज कॉल्ड एज एलील। क्या बोलते हैं इसको, एलील बोलते हैं, ठीक है। इसको हम ये तो क्या बोल सकते हैं, जैसे ब्लैक कलर भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है, किसी का ब्लू भी हो सकता है, तो डिफरेंट फॉर्म ऑफ जीन इज नोन एज व्हाट, एलील। क्लियर हुआ, जीन आपको क्लियर हुआ स्टूडेंट्स, एलील क्लियर हुआ। एलील क्या होता है, सिंपल है। जब मैं बात कर रही हूँ आपको हाइट, ठीक है, हाइट तो हो सकता है जीन का टाइप है, ठीक है, लेकिन मैं हाइट, किसी की हाई है, किसी की स्मॉल है, ड्वार्फ है, तो ड्वार्फ और टॉल अगर मैं बोल रही हूँ तो ये क्या है, एलील है। क्या है ये, एलील। आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा व्हाट इज द जीन एंड व्हाट इज एलील। अब दो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक और कॉन्सेप्ट आते हैं, वो भी आपको समझना जरूरी है जब भी आप जेनेटिक्स स्टार्ट करना चाह रहे हो। हेट्रोजाइगस और होमोजाइगस क्या होता है, ठीक है, हमेशा ध्यान रखो। हेट्रोजाइगस होमोजाइगस, अगर मैं आपसे कह रही हूँ एक क्रोमोसोम है,
क्रोमोसोम्स पे क्या प्रेजेंट होते हैं, जीन प्रेजेंट होते हैं, एलील प्रेजेंट होते हैं। हो सकता है कैपिटल ए मान लो ब्लैक कलर को प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, और ये भी कैपिटल ए किसको प्रोड्यूस कर रहा है, ब्लैक कलर। तो कैपिटल ए अगर दोनों सेम क्रोमोसोम पे प्रेजेंट हो, यानी कि ये भी फर्स्ट क्रोमोसोम पे है, ये भी फर्स्ट क्रोमोसोम पे है, तो इसे हम बोलेंगे होमोजाइगस। क्या बोलेंगे इसको, होमोजाइगस कंडीशन। क्लियर। लेकिन अगर मैं आपसे बोल रही हूँ कि कैपिटल ए है और स्मॉल ए है, स्मॉल ए क्या प्रोड्यूस कर सकता है, ग्रीन कलर प्रोड्यूस कर सकता है, तो इस कंडीशन को बोलते हैं हेट्रोजाइगस। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, हेट्रोजाइगस कंडीशन बोलते हैं। क्लियर। व्हाट इज होमोजाइगस, होमोजाइगस मतलब सिमिलर पेयर ऑफ एलील इज नोन एज व्हाट, होमोजाइगस। एंड व्हाट इज हेट्रोजाइगस, सिमिलर पेयर ऑफ एलील इज नोन एज व्हाट, हेट्रोजाइगस। नाउ ये होमोजाइगस हेट्रोजाइगस बहुत बार आएगा जेनेटिक्स में, क्योंकि आगे जब जाओगे कुछ हेट्रोजाइगस मिलेगी, कुछ होमोजाइगस, उसी के बेसिस पे गैमेट का फॉर्मेशन होता है, उसी के बेसिस पे लॉ ऑफ डोमिनेंस वगैरह जो भी चीजें आई है, ये जो कॉन्सेप्ट है समझना बहुत जरूरी है। क्लियर है। मैं बात कर रही हूँ फर्स्ट क्रोमोसोम, ठीक है। तो आपको ये क्लियर हुआ होगा कि कैसे होमोजाइगस हेट्रोजाइगस जो है एक दूसरे से डिफरेंस, ठीक है। अब मैं बात करती हूँ कुछ एक और कॉन्सेप्ट आता है होमोलोगस नॉन होमोलोगस। क्या मतलब होता है होमोलोगस नॉन होमोलोगस का, होमोलोगस का क्रोमोसोम, होमोलोगस का मतलब होता है कि जो जैसे ये आई कलर का जीन है, कैपिटल है यहाँ पे कैपिटल ए, ठीक है। अभी मैंने होमोजाइगस क्या बताया, कैपिटल है सेम पेयर ऑफ एलील, तब उसे हम क्या बोलेंगे, होमोजाइगस, ठीक है, और सेम क्रोमोसोम पे है, ठीक है। अगर मैं होमोलोगस की बात कर रही हूँ तो होमोलोगस क्रोमोसोम का मतलब होता है वो भी सेम क्रोमोसोम पे होना चाहिए, लेकिन ये फर्स्ट पे है, आई कलर का जीन अगर फर्स्ट पे है तो आई कलर का जीन भी दूसरा भी फर्स्ट पे ही होना चाहिए, तो सिमिलर लोकेशन ऑफ जीन जो है शेयर होना चाहिए, तब उसे हम क्या बोलते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है। नॉन होमोलोगस में क्या होगा, जब आई कलर का जो जीन है वो फर्स्ट क्रोमोसोम पे है और दूसरा उसका जो पेयर है, उसका जो एलील है वो सेकंड क्रोमोसोम पे आ जाए, तब उसे हम क्या बोलेंगे, नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम पे एक्चुअल में, यानी डिसिमिलर लोकेशन ऑफ जीन जो है, जीन ऑफ जो सिमिलर जीन का जो पेयर है वो शेयर कर रहा है, तो उसको हम बोलेंगे नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम। क्लियर है। सो एक कॉन्सेप्ट हमेशा ध्यान रखो। उसी तरह से फिर एक लॉ ऑफ डोमिनेंस आता है। लॉ ऑफ डोमिनेंस में मेंडल ने क्या बताया था, सबको पता है ना, मेंडल जो भाई साहब आए थे उन्होंने क्या बोला था, मेंडल भाई साहब ने क्या बोला, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या बोलता है कि अकॉर्डिंग टू मेंडल कि उसने क्या किया कि जो टॉल प्लांट था और ड्वार्फ प्लांट था, दो प्लांट्स थे, ठीक है, मदर की उसने दो प्लांट लिए और उन्होंने क्या किया, टॉल प्लांट और ड्वार्फ प्लांट को सेल्फ क्रॉस, उन्होंने क्या किया, क्रॉस कराया, और फिर देखा कि सारी की सारी जनरेशन जो है सारी टॉल आ रही है। फिर कुछ 6 महीने रुका उन्होंने, यार टॉल की सबकी जाती जा रही है, अच्छी बात है फिर तो, है ना। उसके बाद क्या किया, उसने उस टॉल प्लांट को लिया, उसी के साथ उन टॉल प्लांट की सेल्फिंग करा के देखते क्या आता है, ठीक है। तो उसे क्या पता लगा कि उसने जैसे ही सेल्फिंग कराई तो उसको एक्चुअल में 3 तरह के उसको 2 तरह के फिनोटाइप मिले। कैसे मिले, कुछ तो सारे टॉल थे और कुछ सारे ड्वार्फ थे, यानी कि उसको ये लगा कि ड्वार्फ तो मैंने फर्स्ट जनरेशन में फर्स्ट टाइम लिया था, सेकेंड टाइम में तो कोई आया नहीं, लेकिन जैसे ही सेल्फिंग कराई तो क्या आए कि मेरे पास 3 टॉल प्लांट आए, मतलब 3:1 के रेशियो में आया। तो ऐसा नहीं कि 3 प्लांट लिए होंगे उसने वर्क किया, ऐसा नहीं किया होगा उसने, ठीक है। उसने क्या किया होगा, तो उसने क्या किया, ये जो है सेल्फिंग और इस तरह से करा के देखा, तो उनको क्या लगा कि ये जो कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी, यानी कि फिनोटाइप उसको क्या मिल रहे थे, बहुत सारे ज्यादातर जो है टॉल प्लांट मिल रहे थे और कुछ आपको ड्वार्फ प्लांट भी मिले। तो उसको क्या आइडिया आया कि हो सकता है कि जीन तो सेम है, उसने एलील नहीं बोला, एक्चुअल में एलील तो बाद में टर्म आई, लेकिन उसने बोला कि कोई ना कोई फैक्टर एक्चुअल में इन्वॉल्व होता है। जब आप जीन मान लो कोई टॉल प्लांट का लिया उसने और ड्वार्फ प्लांट का लिया, तो कोई ना कोई फैक्टर एक्चुअल में जो फर्स्ट जनरेशन में आता है वो बाद में क्या होता है, नेक्स्ट जनरेशन में कैरी करता है, ठीक है। तो वो जो फैक्टर था वो एक्चुअल में एलील था। क्या था वो, एलील। कुछ ड्वार्फ के थे, कुछ क्रोमोसोम के ऊपर ड्वार्फ के थे, कुछ किसके थे, टॉल प्लांट। तो वो फर्स्ट जनरेशन उसकी F1 पीढ़ी में उसको ऑब्जर्व नहीं हुआ, लेकिन F2 जब उसने जनरेशन देखा तो उसमें उसको ऑब्जर्व हुआ। क्लियर है। तो ये फिनोटाइप उसको मिला 3:1 और ये मिला उसको जीनोटाइप, जिसमें कैपिटल टी स्मॉल टी और दो आपको इसमें मिले और स्मॉल टी आपको ड्वार्फ मिले, ठीक है। तो 1:1
सबको पता होगा ये आपका जीनोटाइप का रेशियो होता है और 3:1 किसका होता है, फिनोटाइप। आई होप ये सबको पता ही होगा क्योंकि CSIR के एग्जाम के लिए लो प्रोमिनेंस और ये बहुत ही सिंपल थ्योरी होती है। हाँ 1:1 1:2 सब रट के चले जाते हैं, 1:2 3:1 में फिनोटाइप आता है। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं से कॉन्सेप्ट अच्छे से बनता है। जब आप बात करें डाइहाइब्रिड क्लोज की, ट्राइहाइब्रिड क्लोज की, तो एक्चुअल में आपको इसी को फॉलो करते हुए, मोनोहाइब्रिड क्लोज को फॉलो करते हुए सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। क्लियर है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है थोड़ा समझना कि एक्चुअल में क्या बोल रही हूँ। अगर मैं आपको डाइहाइब्रिड की बात करूंगी तो क्या होगा, ट्राइहाइब्रिड की बात करूंगी तो क्या होगा, ये हम जानेंगे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के थ्रू कैसे एक्चुअल में गैमेट का फॉर्मेशन होता है, कैसे एक्चुअल में गैमेट के फॉर्मेशन के थ्रू फिर क्रॉसिंग होती है और कितने आपको फिनोटाइप मिलते हैं, कितने जीनोटाइप मिलते हैं और कितने जाइगोट आपको मिलते हैं। ये सारी हम बात करेंगे जब हम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की बात करेंगे। ओके, लेट मी बिगिन विद लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या होता है? सेग्रीगेशन का मतलब ये है कि आपके पास हमारे पास जो क्रोमोसोम है उसके ऊपर एलील है, ठीक है। वो एलील जैसे मान लो जैसे उसने T का प्लान किया था तो कैपिटल T स्मॉल T, ठीक है। तो जो ये जो एलील होते हैं ना, ये प्रेजेंट होते हैं मान लो फर्स्ट क्रोमोसोम पे, फर्स्ट क्रोमोसोम। इसको क्या बोलते हैं? हेटेरोजाइगस। मैंने बोला था ना कि अगर डिफरेंट एलील हो यानी कैपिटल T स्मॉल t हो, सेम क्रोमोसोम पे हो, तो इसे हम क्या बोलेंगे? एलील बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एलील। सो एलील बोलेंगे और उसको क्या बोलते हैं? इस टर्म को हेटेरोजाइगस बोलते हैं। तो हेटेरोजाइगस में यहाँ पे आप देखोगे कैपिटल T स्मॉल t एक हेटेरोजाइगस है, तो उसके अकॉर्डिंग कितना बना है? कैपिटल T एक क्रोमोसोम के साथ जाएगा, स्मॉल t एक क्रोमोसोम। कितने गैमेट्स आपको मिल रहे हैं? 2 गैमेट्स। कितने गैमेट्स मिल रहे हैं? 2। तो मेल की बात करूँ तो उसमें भी कितने गैमेट्स मिलेंगे? 2 गैमेट्स। और फीमेल की बात करूँ तो उसमें कितने मिलेंगे? 2 गैमेट्स। फिर क्या होगी? क्रॉसिंग। और क्रॉसिंग होगी फिर आपको 3:1 जो है फिनोटाइप आपको मिला होगा, 1:1 जो है जीनोटाइप आपको मिलता है, ठीक है। ये होता है ना। अब क्या होता है फ्रेंड्स, जब मैं आपको बात कर रही हूँ कि गैमेट्स फॉर्म होते हैं, यहाँ पे कैपिटल T स्मॉल t था, हेटेरोजाइगस था, एक ही हेटेरोजाइगस, तो कोई प्रॉब्लम थी नहीं थी कि हाँ कैपिटल T एक में जाएगा, स्मॉल t एक में जाएगा, ठीक है। ये गैमेट्स बनेंगे, ठीक है। अब मैं बात करूँ कि डाइहाइब्रिड हो, मतलब कैपिटल T स्मॉल t कैपिटल R स्मॉल r होगा, तब क्या करोगे? तब ऐसा नहीं करते बैठना है कि हाँ कैपिटल T अलग जाएगा, स्मॉल t अलग जाएगा, कैपिटल R अलग जाएगा, इस तरह से 4 बन जाएगा। नहीं, होता क्या है, जब मैं आपसे बात कर रही हूँ कैपिटल T स्मॉल t फर्स्ट क्रोमोसोम पे है, ये भी फर्स्ट क्रोमोसोम, तो मियोसिस फर्स्ट यानी कि क्रोमोसोम का डिवीजन होता है ना, तो क्रोमोसोम के डिवीजन में ये फर्स्ट क्रोमोसोम यहाँ रहता है, ये फर्स्ट क्रोमोसोम यहाँ रहता है। तो ये क्या होते हैं? एक दूसरे से सेपरेट होते हैं। मान लो यहाँ पे कैपिटल T है और यहाँ पे स्मॉल t है, ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे से क्या होते हैं? सेपरेट। तो ये अलग से एक सेल बनती है और ये अलग से एक सेल, डिफरेंट सेल बनती है, ठीक है। तो डिफरेंट सेल में आपको कैपिटल T क्या स्मॉल t आपको मिलेगा। तो इस तरह से 2 गैमेट्स मिलते हैं। इसी तरह से ये हमेशा ध्यान रखो, जब हम बात करें इसकी असका अगर गैमेट फॉर्मेशन करना है तो कैसे होगा? कैपिटल T स्मॉल t फर्स्ट क्रोमोसोम पे होंगे मान लो, और ये मान लो सेकंड क्रोमोसोम पे होगा, ठीक है। कैपिटल T स्मॉल t के साथ में नहीं जाएगा क्योंकि ये तो सेपरेट हो गए ना। कैपिटल T इस वाले कैपिटल R के साथ भी जा सकता है, स्मॉल r के साथ भी जा सकता है, ठीक है। उसी तरह से स्मॉल t कैपिटल R के साथ भी आपको मिल सकता है गैमेट की फॉर्म में और स्मॉल r के साथ भी मिल सकता है। तो आपके पास जब हमें डाइहाइब्रिड चोज की बात कर रही हूँ, इस तरह से आपको एलील दे दिया जाए, 2 हेटेरोजाइगस दिए जाए, तो कितने गैमेट्स बनेंगे? 4 गैमेट्स बनेंगे। और 4 गैमेट्स में कौन कौन से बनेंगे? कैपिटल T कैपिटल R, कैपिटल T स्मॉल r, स्मॉल t कैपिटल R और स्मॉल t स्मॉल r। क्लियर? अब बात करूं ट्राइहाइब्रिड चोज की, यानी कि आपको 3 हेटेरोजाइगस दिए जाए तब क्या करोगे? तो बस एक सिंपल सा रूल है। अगर मैं आपसे बोलूं गैमेट फॉर्मेशन आपको करना है, तो गैमेट फॉर्मेशन के लिए आपको पता होना चाहिए, गैमेट अगर आपको पता लगाना है 2 की पावर n रूल आपको फॉलो करना है। 2 की पावर n रूल क्या कहता है? n क्या है? नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस। यहाँ पे हेटेरोजाइगस कितने थे? 1 थे। यहाँ कितने थे? 2 थे। ट्राइहाइब्रिड में कितने होंगे? 3। इस तरह से अगर 2 की पावर n रूल फॉलो करोगे तो आपके गैमेट का नंबर पता लग जाएगा। क्लियर? अब मैं आपसे बात करूँ कि आपको जीनोटाइप का पता लगाना है। जीनोटाइप भी सेम आपको जैसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस में कितना जीनोटाइप मिला था? 1:2:1 जीनोटाइप मिले थे, यानी कि 3 जीनोटाइप मिले थे। तो अगर मैं 3 की पावर n कर रही हूँ तो इससे आपको मिलेगा जीनोटाइप। क्या पता लगेगा इससे? जीनोटाइप। n क्या है? नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस, ठीक है। यहाँ मैं बात करूँ तो नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस है 1, तो
3 की पावर 1 करोगे तो कितने जीनोटाइप मिलेंगे आपको? 3 जीनोटाइप। अगर 2 करोगे यानी हेटेरोजाइगस 2 है, 3 की पावर n करोगे तो कितना मिलेंगे? 9। क्लियर? अब बात करें फिनोटाइप की। फिनोटाइप जिसको हम देख सकते हैं ना, जीनोटाइप को देखा नहीं जा सकता है। क्लियर है? आप सोच रहे होंगे तो मैंने को दिखाया मतलब जीनोटाइप पता नहीं लगा तो कैसे? ये जो डिस्कवरी हुई थी ना कैपिटल टी स्मॉल टी एलील टी, उसने तो बस फैक्टर्स बताए थे कि हाँ फैक्टर्स जो है वो ट्रांसफर होते हैं। आगे जाके डिस्कवरी हुई कैलिन की क्या होता है, कैसी पोजीशन होती है, कैसे वो ट्रांसफर होता है। ठीक है, बाकी वो सब चीजें उसको पता लग गई थी कि हाँ 1:2:1 की रेशियो में पता लगता है ना। जैसे मान लो 1:2:1 तो ऐसा नहीं कि 1 बना होगा, 2 बने होंगे, 1 बने होंगे, ऐसा नहीं होता। अगर उसने 100 प्लांट्स लिए हैं तो 1:2:1 के हिसाब से डिवाइड हुआ होगा जीनोटाइप। कैसे कि 1 जो मान लो क्योंकि उसको तो फिनोटाइप पता लगा होगा तो 75% उसको कितने क्या मिले होंगे? टॉल मिले होंगे और 25% उसको स्मॉल मिले होंगे, तब जाके 3:1 का फिनोटाइप मिलता है। इस तरह से उसने पता लगाया है। क्लियर है? तो ये थोड़ा ध्यान रखना है कंसेप्ट। फिनोटाइप इसमें कितना मिला था? 2 फिनोटाइप। ठीक है, तो फिनोटाइप कौन से मिले थे? 3:1। तो यहाँ पे भी क्या फॉर्म होगा? 2 की पावर n2 फॉर्म होगा। क्लियर है? नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस जितने होंगे उतने ही क्या होंगे? उसके फिनोटाइप ही होंगे। मतलब नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस जितने होंगे 2 की पावर n लगाओगे, n मान लो नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस 1 है तो कितने फिनोटाइप मिलेंगे आपको? 2। क्लियर? तो इस तरह से आप गैमेट का फॉर्मेशन नंबर बता सकते हो, कैसे गैमेट एक्चुअल में फॉर्म करना है वो बता सकते हो। एक जीन को स्प्लिट करना है फिर वो सभी जीन के साथ में जाएगा। ठीक है, ऐसे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है गैमेट का फॉर्मेशन करते वक्त। और गैमेट से जब आपको पता लगाना है कि इसमें कितने नंबर ऑफ जीन्स, कितने नंबर ऑफ जीनोटाइप बन रहे हैं, फिनोटाइप बन रहे हैं, तो आप इजीली इस फॉर्मूले से पता लगा सकते हो। क्लियर? क्योंकि अब नेक्स्ट टाइम मैं आपको नेक्स्ट मेरा जो वीडियो आएगा उसमें आपको पेडिग्री और प्रोबेबिलिटी दोनों कॉन्सेप्ट में बताने वाली हूँ, तो उसमें ये चीजें समझना बहुत जरूरी है कि ये क्या है एक्चुअली। क्लियर? अब एक और लॉ आया था, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, हमेशा ध्यान रखो, मैंने हमेशा जब भी क्रोमोसोम की बात कर रही हूँ ना मैं कि कैपिटल टी स्मॉल टी, तो सेम क्रोमोसोम की यानी फर्स्ट क्रोमोसोम पे है और फर्स्ट क्रोमोसोम की बात कर रही हूँ। ठीक है, यानी कि जो हाइट का जो जीन है कैपिटल टी भी हो सकता है और स्मॉल टी भी हो सकता है, वो दोनों सेम क्रोमोसोम पे है। लेकिन इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के नियम अकॉर्डिंग टू क्या हुआ फ्रेंड्स, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में उनको क्या पता लगा? इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में उन्होंने देखा कि जो क्रोमोसोम नंबर है, ठीक है, एक मान लो यहाँ पे इसने क्या यूज किया था? कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यानी कि एक तो राउंड रिंकल येलो और ग्रीन इस तरह की चीज ली थी ना, कलर वाली चीज लिए थे और ये आपका साइज वाली चीज लिए। ठीक है, तो साइज का जो जीन है और कलर का जो जीन है दोनों क्या थे? डिफरेंट क्रोमोसोम पे प्रेजेंट थे। एक फर्स्ट क्रोमोसोम पे था तो दूसरा किस पे था? 7th क्रोमोसोम पे था। तो इसीलिए उसको जो रिजल्ट मिला ना वो कैसा मिला? 9:3:1। और उसमें नीली जो 9 जो है इसमें तो सेम जो उसने मोनो हैबिट चूज किया था 3:1 उसके अकॉर्डिंग ही आया। लेकिन जो ये जो बीच के इंटरमीडिएट आया ना, ये कैसे आया एक्चुअल में? क्यों? क्योंकि एक फर्स्ट पे था और 7th पे था। क्लियर है? तो जब उसने क्रॉसिंग करा के देखा तो जरूरी नहीं है ना कि राउंड रिंकल, चलिए ये तो आ सकता है, ठीक है, लेकिन हो सकता है कि आपका जो आई कलर का, क्या होता है स्टूडेंट्स, मैं अगर आपसे बात कर रही हूँ कि एक क्रोमोसोम है उसके ऊपर राउंड और रिंकल का जीन है, ठीक है, दूसरे क्रोमोसोम पे आपका येलो और ग्रीन का जीन, ठीक है, तो राउंड वाला ग्रीन के साथ भी जा सकता है, येलो के साथ भी जा सकता है। तो जो जायगोट बनेगा, मतलब जो जनरेशन होगी उसमें आपको राउंड के साथ में जरूरी नहीं येलो ही आए, वो ग्रीन के साथ भी आ सकता है। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से जब वो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का मतलब भी क्या होता है कि दो कॉन्ट्रास्टिंग अगर आपने पेयर लिए हैं, नॉन होमोलोगस पे अगर वो जीन्स प्रेजेंट है, ठीक है, यानी कि दो डिफरेंट जीन आप ले रहे हो और फिर आप उसको क्रॉसिंग करा के उसको ऑब्जर्व कर रहे हो कि एक्चुअल में क्या जनरेशन आपको मिलेगा, तो आपको कुछ जनरेशन में ऐसा भी हो सकता है, कुछ इंटरमीडिएट में मिलेंगे कि हो सकता है वो राउंड येलो के साथ न जाके हो सकता है ग्रीन के साथ भी आए। क्लियर है? तो ऐसा उसको पॉसिबल जब वो कर रहा था एक्सपेरिमेंट, तो उसने ये भी क्रॉस करके देखा, इसको बोला उसने डायहाइब्रिड क्रॉस। किसके बारे में किया उसने? डायहाइब्रिड क्रॉस।
यानी कि 2 डिफरेंट आपको जीन कॉन्ट्रास्टिंग जीन उसने दिए और फिर उसको सेल्फिंग, उसने उसको क्रॉस करा के देखा, फिर उसकी सेल्फिंग की, तब उसको पता लगा कि कुछ मुझे 2 अलग से भी पेयर या कुछ अलग सी फिनोटाइप भी मिले हैं। तो जो फिनोटाइप थे वो 3 और 3 मतलब कि 6 डिफरेंट फिनोटाइप मिले थे जो कि उसके पेरेंट्स से बिल्कुल डिफरेंट थे। इसका मतलब ये नहीं है कि वो लिंकेज था या कुछ था, बस ये था कि वो ये नहीं बता पाया कि वो नॉन होमोलोगस किस पे थे, वो क्रोमोसोम डिफरेंट क्रोमोसोम पे थे। दैट्स वाई वो जो है इंडिपेंडेंटली अलग फॉर्म में आपको फिनोटाइप भी मिला है। ठीक है, तो ये था द हेबिट। मेंडल बता के गया इतना, क्योंकि जितना उसको नॉलेज था, क्योंकि वो तो मैथमेटिशियन था लेकिन फिर भी उसको बायोलॉजी का भी नॉलेज था। ठीक है, बायोलॉजी का नॉलेज नहीं तो, लेकिन उसको ज्यादातर क्या कॉन्सेप्ट पता थे, मैथमेटिकली इसको कैसे सॉल्व करना है। तो जब भी इस साइंटिस्ट के पास जाता कि मुझे मिला है, ये सब मुझे प्रोडक्ट मिला है, वो मैथमेटिकली प्रूव करके देता। बोलते हैं यार आपने मैथमेटिक्स क्यों अप्लाई की, बायोलॉजी है, हम मैथमेटिक्स कैसे अप्लाई करेंगे, हमें मुझे समझ में नहीं आता है क्या है। और पहले डार्विन का भी बहुत ज्यादा तेज चल रहा था कि हाँ डार्विन का सिद्धांत सही है, ऐसा ऐसा। तो इसको अप्लाई करने के हो ही नहीं रहा था, क्योंकि ये बोल रहा था कि ब्लेंडिंग होती नहीं है। एक्चुअल में डिफरेंट फॉर्म ऑफ जो फैक्टर्स है वो अलग अलग एक्सप्रेस होते हैं। एक डोमिनेंस जो होता है, एक फैक्टर होता है, वो दूसरे को क्या करता है, सप्रेस करता है, और अपने आप को क्या करता है, एक्सप्रेस करता है, डोमिनेंस। ठीक है, तो इस तरह से उसने जो है बहुत सारे फेलियर्स भी आए। फेलियर्स इन द सेंस कॉन्सेप्ट सही था, लेकिन बाद में जाके इसकी डिस्कवरी को और अच्छे से प्रूव किया गया कि कैसे एक्चुअल में उसने ये कहानी बताई थी, कि एक्चुअल में जो भी कुछ बताया उसने कि लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस बिल्कुल सही था। ठीक है, बस बेचारे को मैथमेटिकल प्रूफ ज्यादा अच्छे से आता था, तो मैथमेटिकल ही रिजल्ट लेके जाता था कि देखो मुझे इतना मिला है, ऐसे मिला है, ऐसा मिला। तो साइंटिस्ट जो थे, बायोलॉजी के थे, वो समझ नहीं पाते थे। ठीक है, सो आई होप ये आपको कॉन्सेप्ट पता लगा होगा, क्या एक्चुअल में जीन होता है, क्या एलीन होते हैं। ठीक है, एलीन क्या होता है, डिफरेंट फॉर्म ऑफ जीन होता है। ठीक है, हेटेरोजाइगस क्या होता है, होमोजाइगस क्या होता है, होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होते हैं, नॉन होमोलोगस में क्या होता है डिफरेंस। ठीक है, लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या होता है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या होता है। सेग्रीगेशन का मतलब ये कि गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा है। और मेयोसिस फर्स्ट की एनाफेज में एक्चुअल में जो मेयोसिस आप देखते हो, चैप्टर पढ़ते हो ना, 9th 10th में भी आ जाता है, 12th में भी आता है। ठीक है, तब आपको पता लगता है एनाफेज में ऐसे डिफरेंस आता है। ठीक है, क्रोमोसोम कैसे सेपरेट होता है, कैसे एक्चुअल में जो फैक्टर्स होते हैं, एलीन होते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। ठीक है, फिर आता है थर्ड लॉ, उसमें इंडिपेंडेंट असाइनमेंट दिया, कैसे गैमेट का फॉर्मेशन होता है। गैमेट का फॉर्मेशन 2 की पावर n के रूल से होता है। फिनोटाइप बताना है तो भी 2 की पावर n क्या है, नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस है। क्लियर, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। कि नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं पेडिग्री और प्रोबेबिलिटी के बारे में जो क्वेश्चन आते हैं सीजन नीट में, वो मैं बताने जा रही हूँ, इसलिए थोड़ा सा बेसिक आपको क्लियर करना जरूरी था। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच।